Hey guys, welcome to my channel. I'm back again with some more questions. So let us start with the video. So the first question here is match the impact assessment methodologies which is given in the list second with the corresponding environments. Okay, identify the correct answer for the codes given below. So यहाँ पे कुछ environments दिए गए हैं और इनकी जो correct methodology है उसको हमें बताना है. ठीक है, तो जो एयर है वो किससे आ जाएगी यहाँ पे इकोसिस्टम गॉसियन प्लूम मॉडल्स. सो प्लूम मॉडल्स मोस्टली एयर की पॉल्यूटेंट डिस्पर्जन पर डिपेंड होता है. ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजिकल में आते हैं तो बायोलॉजिकल वुड बी इकोसिस्टम, दिस वुड बी द बायोलॉजिकल. देन कम्स द वाटर वुड बी मास बैलेंस, ये तो सामने ही हो गया. ठीक है, और लैंड का भी सामने ही हो गया. सो दिस इज द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GIS विच टेल्स अबाउट द लैंड. द मोटर व्हीकल एक्ट 1938 was amended in which year or was modified in which year? So it was modified or amended in 1988. So आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था. So it was made in 1938 and it was amended in 1988. In the Gaussian plume model, the plume rise varies with buoyancy flux parameter which is known as F and its relation is the Gaussian plume model में जो plume rise है it varies with F1/3. Okay, this is the relation. I would be explaining these both Gaussian plume models and buoyancy flux parameters separately. Okay, so these buoyancy flux is a different concept and a Gaussian plume model is a different concept और इन दोनों का relation होता है जो I would be explaining you soon. Now United Nations Conference on Environment, also termed as the Earth Summit, was held in 1992 in which city? So it was held in Rio de Janeiro. तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट का नाम क्या था. तो पहला क्वेश्चन बनता है इट वाज द अर्थ समिट. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस जो 1992 में हुई थी उसको अर्थ समिट कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद आपके लिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अगर ये बोला जाए आपके लिए ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये 4 टर्म्स है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो पहला, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था. दूसरा, उसको क्या एक और उसको एक और नाम दिया गया था, वो नाम क्या था. कौन से ईयर में हुई थी. ठीक है, और किस जगह हुई थी. और 5वां क्वेश्चन ये बनता है कि किस लिए हुई थी. ठीक है, मेन उसके आउटपुट क्या था. तो यू मस्ट नो एवरीथिंग इन डिटेल क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड. पंजाब में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है. दे आर प्रेजेंट इन केरला. Variety of different species, genetic variability among individuals within each species and variety of ecosystem constitute the so-called biological diversity. ये biological diversity इसलिए है क्योंकि इसमें species भी आ रही हैं, genetic variability भी आ रही है. ठीक है, among individuals and different species भी आ रहा है. ठीक है, individuals भी हैं इसमें, species भी हैं इसमें, और इसके अंदर ecosystem भी आ रहा है. तो आप इसको पूरी अर्थ मान सकते हो. सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द अर्थ जिसपे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. अलग अलग स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, बहुत सारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी पाई जाती है. ठीक है, इंडिविजुअल्स के अंदर भी वेरिएशंस हैं, स्पीशीज़ के अंदर भी वेरिएशंस हैं, और इकोसिस्टम्स के अंदर भी वेरिएशंस हैं. अगर अकेले स्पीशीज़ की बात करेंगे वेरिएशन की तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी. जेनेटिक कैरेक्टर्स इन अ स्पीशीज़, अगर एक ही स्पीशीज़ को लेंगे और उस स्पीशीज़ में जो अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक जगह पर या फिर अर्थ के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं उन इकोसिस्टम के डिफरेंस को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर डिस्कस करते हैं. सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक डेफिनेशन दी हुई है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बात करोगे. जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करोगे. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप हर तरह की लाइफ फॉर्म के बारे में बात करोगे. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आप इकोसिस्टम के बारे में बात करोगे.
नाउ बाबा आमटे वॉज द लीडर ऑफ विच मोमेंट? अपिको मोमेंट के नहीं थे, चिपको मोमेंट के भी नहीं थे. ही वॉज द लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन. ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था. तेहरी डैम मूवमेंट भी उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था. यहाँ पे मैंने आपको बताया है अपिको मोमेंट के लीडर थे पंदुरंग हेडजे. देन चिपको मोमेंट वॉज सुंदरलाल बहुगुणा एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज लेड बाय बाबा आमटे. तेहरी डैम मोमेंट वॉज ऑल्सो लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. ओके, तो आपको ये लीडर्स के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, इस पे से भी क्वेश्चन बन सकता है. नाउ इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू एंड सिग्मा देन द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. तो जब अगर मीन और वेरिएंस आपको दिए गए हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा इट वुड बी म्यू इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सिग्मा. तो यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है जहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई हो या फिर म्यू की वैल्यू दी गई हो और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन अगेन हेयर इज अ मैच द फॉलोइंग, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलेट मैटर दिया गया है और उसके सोर्स के बारे में बताना है आपको. तो अगर हम इसकी सिलिकॉन की बात करें, सो सिलिकॉन का जो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. So okay, I'll write here silicon. Then comes the PAH, जिसके बारे में हमने बात करी थी. These are polyacrylamide hydrocarbons जो कि रिएक्शन ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट होते हैं. उसका सोर्स जो है इट इज़ द गैस इन द एटमॉस्फेयर. Then I'll write here PAH. Okay, then the sulfur content SO2 this is released by natural resources. Sorry, SO4. Okay, SO4 is released by natural resources. Then lead is released by elements largely introduced by human activities. तो ये सारे के सारे सोर्सेज और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलेट मैटर का कहाँ से आ रहा है, तो आई हैव टोल्ड यू. तो यहाँ पे मैं ऐसे भी मेंशन करती हूँ. वन, दिस वन इज द सॉरी दिस वन इज द सेकेंड, then comes the fourth, then comes the first and then comes the third. Okay, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे एक सिंगल लाइन क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि सिलिकॉन जो पार्टिकुलेट मैटर में प्रेजेंट होता है उसका डायरेक्ट सोर्स बताओ, आप उसका सोर्स बताओ कहाँ से आता है. ठीक है, सो जस्ट राइट इट इन योर कॉपी. देन स्केल लेंथ एसोसिएटेड विद सिनॉप्टिक स्केल फिनोमिना. ये कुछ फिनोमिना होती हैं जो कि आपके मीटरोलॉजी स्केल में होती है, मीटीरियोलॉजी स्केल में होती हैं. तो इसमें एक सिनॉप्टिक स्केल फिनोमेना होती है एटमॉस्फेयर की, जिसकी रेंज होती है 200 to 40,000 किलोमीटर्स. उसके बाद मेजो स्केल, माइक्रो स्केल और बहुत सारी और भी होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है, ये जो मीटीरियोलॉजिकल फिनोमेना है इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So I hope I am clear about these questions and that's all for today. If you like my video, if you like the way I teach, then please subscribe to my channel and share my video with your friends. जो भी आपके friends environmental sciences की preparation कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेजिए. अभी मैं NTA NET की प्रिपरेशन करा रही हूँ. थोड़े टाइम बाद जब NTA NET, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, you have less than 20 days now. Okay, so around 20 days okay you have in your hand now. तो आपको अभी मैं NTA की ही प्रिपरेशन कराऊंगी. मेरे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी. And soon when I am done with this NTA exam, then I would be starting a series of GATE environmental as well as ecology and evolution की आपके preparation I would be starting with that. So stay tuned to my channel, and if you have any doubts, any queries, and if you find me wrong anywhere, then just feel free to comment me in the comment box, and you can just email me at my email ID. I would be mentioning it in the description box, and please subscribe to my channel. Thank you very much for watching.